Hello everyone, welcome to the Technoral Online. This is Nilesh and you are watching video lecture on programming for problem solving. So in this video lecture you will learn about the different concept of C programming, that is character set and the C token. So in this video lecture you will learn about what is character set, what is keywords, what is identifier, what is variable, what is constant. So all these things I will discuss in this lecture. So let's start the topic now. So the first topic or the first point under C programming concept is character set. अब जैसे देखिए ये भी एक लैंग्वेज है, यहाँ पे हम सेंटेंसेस लिखेंगे, कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे, कुछ कैरेक्टर यूज़ करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज है, सिंबल्स यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में एक जानते हैं कि वो होता एक्चुअली में क्या है. ठीक है, एक्सप्रेशन बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे, बेसिक्स के बारे में समझेंगे कि क्या होता है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कैरेक्टर सेट. क्या बोलते हैं उसे हम? कैरेक्टर सेट बोलते हैं. सो द टॉपिक इज कैरेक्टर सेट. सो लेट्स राइट हियर कैरेक्टर सेट, द फर्स्ट टॉपिक. So now we are going to start the programming section, the basics of programming. है ना, बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कैरेक्टर सेट. कैरेक्टर सेट क्या होता है? जैसे देखिए, अब मैंने बताया था जैसे हिंदी में आप वर्ड लिखते हो, वर्ड से सेंटेंस बनाते हो, सेंटेंस से पैराग्राफ लिखते हो, पैराग्राफ से आप क्या पेज मतलब पैराग्राफ से आप क्या करते हो, पैराग्राफ के बाद आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, ये सारी चीज़ें आप करते हो. ठीक है, तो वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में भी हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स लेंगे, कुछ वेरिएबल यूज़ करेंगे, कुछ सिंबल यूज़ करेंगे, कुछ डिजिट्स यूज़ करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसके बारे में हम समझेंगे यहाँ पे. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं. क्लियर बच्चों? सो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट. सो कैरेक्टर सेट जनरली क्या होता है प्रोग्रामिंग में, जैसे हम लोग बहुत तरह के कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ भी हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं. कैरेक्टर्स मतलब हो सकता है डिजिट हो, सिंबल हो, कुछ लेटर्स हो, तो उसे हम यहाँ पे कैरेक्टर्स, उसी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट. सो लेट्स राइट हियर. सबसे पहले कैरेक्टर इज यूज्ड टू फॉर्म कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड कैरेक्टर्स that can be used to form words, numbers and expressions. Words, numbers and expressions depending upon the compiler or computer depending upon the compiler or the computer on which the program is run, प्रोग्राम इज रन, जिस पे प्रोग्राम को हम रन करते हैं. सो उसके बेस पे हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं, वर्ड बनाने के लिए, नंबर्स बनाने के लिए, एक्सप्रेशन बनाने के लिए, जिसको कि हम प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, जिसे हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो वैसे कैरेक्टर्स को के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट कहते हैं. सो द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, the group of these characters,
द ग्रुप ऑफ these characters are called as character set। उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कैरेक्टर सेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? यानी जिन जिन कैरेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं नंबर बनाने के लिए, वर्ड्स बनाने के लिए, एक्सप्रेशन बनाने के लिए, तो उसी कैरेक्टर्स के सेट को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम कैरेक्टर सेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स सी, द कैरेक्टर सेट इंक्लूड्स द, अब देखेंगे हम इस कैरेक्टर सेट में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और यू कैन राइट द कैरेक्टर सेट includes following categories। जो सबसे पहला है, जो सबसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो सबसे पहला है उसे हम बोलते हैं लेटर्स। क्या बोलते हैं? लेटर्स। क्या बोलते हैं उसे? हम लेटर्स बोलते हैं। जैसे लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेटिक कैसे होता है? अल्फ़ाबेट लिख, जैसे मैं वर्ड, जैसे इंग्लिश में वर्ड लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेटर्स यूज़ करते हैं, A to Z। वैसे यहाँ भी हम लोग, चूँकि हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है या जो सी प्रोग्राम है वो क्या हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं? इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ करते हैं। जब इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ भी हमें अल्फ़ाबेट यूज़ करना होगा ना। सो अल्फ़ाबेट दैट इज़ लेटर्स। उसके बाद होता है डिजिट्स। क्या होता है? डिजिट्स। क्या होता है? डिजिट्स। और जो नेक्स्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स। और लास्ट जो होता है वो वाइट स्पेस। क्या होता है? वाइट स्पेस। सो जनरली वाइट स्पेस भी क्या है? वो हमारे कैरेक्टर का पार्ट होता है, कैरेक्टर सेट का ही पार्ट होता है। सो फर्स्ट मैंने बोला लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, वाइट स्पेसेस। अब देखिए लेटर्स में क्या क्या आते हैं। लेटर्स में दो चीज़ें आते हैं, आपको पता है। लेटर्स में क्या क्या आते हैं? कैपिटल A टू कैपिटल Z आते हैं और एक स्मॉल a टू स्मॉल z आते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेटर्स में क्या क्या आता है? कैपिटल A टू कैपिटल Z और स्मॉल a टू स्मॉल। अब ऐसा क्यों लिखते हैं हम? दोनों क्यों यूज़ करते हैं? मैंने दोनों अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो सी प्रोग्रामिंग है या जो हाई लेवल सी प्रोग्रामिंग है वो क्या है? केस सेंसिटिव है। क्या है ये? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यदि हम कैपिटल लेटर लिखेंगे, कैपिटल A लिखेंगे और स्मॉल लेटर a लिखेंगे, दोनों का को अलग अलग मानेगा। ये क्या मानता है? दोनों को अलग अलग मानता है। सो सिंस यू कैन राइट लाइक दिस, सिंस C is a case sensitive programming language, so capital and a small alphabet letters, capital small letters are considered different from each other। ये दोनों केस सेंसिटिव है। इसका मतलब कैपिटल A लिखेंगे तो उसको वो अलग समझेगा और स्मॉल a लिखेंगे तो अलग समझेगा। मीन्स यहाँ पे फ़र्क होता है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पे दोनों तरह के लेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। डिजिट्स क्या है? देखिए डिजिट्स जनरली हम जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 9 होता है। क्या होता है? 0 to 9, जिसके हेल्प से हम क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं। तो लेटर के हेल्प से हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाएंगे। लेटर के हेल्प से हम क्या बनाएंगे? वर्ड्स बनाएंगे। वैसे ही डिजिट्स के हेल्प से हम क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं।
तो जब हमें नंबर भी बनाना होगा ना, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो नंबर के लिए क्या चाहिए हमको, 0 to 9 डिजिट्स चाहिए। क्या चाहिए, 0 to 9 हम डिजिट्स यूज़ करते हैं, 0 to 9 हम डिजिट्स यूज़ करते हैं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कुछ सिंबल यूज़ करेंगे, हर एक सिंबल का अपना एक मीनिंग होगा। तो जैसे मान लीजिए स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब क्या, जो भी सिंबल यूज़ करते हैं, मान लीजिए हम प्लस सिंबल यूज़ करते हैं, माइनस को यूज़ करते हैं, या मान लीजिए हम डॉलर साइन यूज़, % साइन यूज़ करते हैं, परसेंटेज साइन यूज़ करते हैं, या हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं, कोई भी सिंबल यूज़ करते हैं हम, वो भी एक तरह का यहाँ पे कैरेक्टर ही ट्रीट होता है। वो भी क्या होता है, एज ए कैरेक्टर ट्रीट होता है। वो भी एज ए क्या होता है, कैरेक्टर ट्रीट होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, वो भी एक कैरेक्टर ही ट्रीट होता है। ठीक है, कोई भी सिंबल, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, कोई भी मल्टीप्लिकेशन सिंबल ले लें, क्वेश्चन मार्क ले लें, कोई भी सिंबल, व्हाट एवर सिंबल वी यूज़, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर सेट। तो जो भी सिंबल कैरेक्टर लेटर्स A to Z के अलावा जितने भी सिंबल्स यूज़ करते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हम यूज़ करेंगे, वो सारे क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सिंबल्स हैं उसे भी एज हम एक कैरेक्टर मानते हैं। क्या मानते हैं, एज ए सिंगल कैरेक्टर हम उसे ट्रीट करते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी सिंबल आप कीबोर्ड पे देखते हो, जितने भी सिंबल, चाहे कॉमा देखोगे या फुल स्टॉप देखोगे या कॉलन देखोगे या कोई वर्टिकल कुछ भी देखोगे, स्लैश देखोगे, कुछ भी, सारी चीज़ें क्या है, एक, जितने भी सिंबल आप देखते हो, सो ऑल सिंबल्स आर कंसिडर्ड एज ए स्पेशल कैरेक्टर। सो यू कैन राइट लाइक दिस, all symbols are considered as special character, as a special character, a special character। तो जितने भी सिंबल्स होंगे, मैंने बताया, जितने भी सिंबल्स, प्लस साइन, माइनस साइन, डिवीजन साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, मॉडुलर डिवीजन, जितने भी कीबोर्ड पे आप सिंबल देखते हो, ऑल सिंबल्स आर ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर इन सी प्रोग्रामिंग। सारे क्या है, एक सिंबल्स जितने भी हैं उसे स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कम टू द वाइट स्पेस। अब वाइट स्पेस क्या होता है, जनरली आप देखते हो ना, जब हम हिंदी लिखते हैं तो हर एक वर्ड के बीच में, इंग्लिश में लिखते हैं तो हर एक वर्ड के बीच थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर वर्ड छोड़ते स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही जब हम, चूँकि हमने बताया आपको कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह यूज़ करते हो, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, जब कोई दो वर्ड लिखेंगे उसके बीच में स्पेस छोड़ते हैं। सो जितने भी स्पेसेस होते हैं, चाहे वो एक कैरेक्टर स्पेस हो या मल्टीपल कैरेक्टर स्पेस हो, सारे क्या होते हैं, वाइट स्पेस में गिनती आते हैं। सारे क्या है, वाइट स्पेस में, या न्यू लाइन हो, सारी चीज़ें क्या है, वाइट स्पेस में आते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल टैब हो, जैसे इसके अंदर मान लीजिए पहला आपका हो गया वाइट स्पेस, सो और यू कैन से ब्लैंक स्पेस। क्या है, ब्लैंक स्पेस। जब स्पेस बार दबाते हैं ना, एक कैरेक्टर स्पेस छूटता है। हॉरिजॉन्टल टैब, हम जो टैब बटन दबाते हैं तो हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, जितने भी हॉरिजॉन्टल टैब है। टैब मतलब क्या, आप देखते हो ना, जब आप टैब बटन दबाते हो तो सीधा एक वर्ड के बराबर 4-5 कैरेक्टर ऑटोमेटिक क्या होता है, वो स्पेस छोड़ जाता है, फिर आपका देखिएगा डेटा वहाँ से। तो टैब दबाते तो वो क्या होता है, एक साथ मल्टीपल कैरेक्टर का स्पेस छोड़ता है, उसे हम बोलते हैं टैब, हॉरिजॉन्टल टैब बोलते हैं। एक वर्टिकल टैब होता है, जब हम इस वर्टिकल टैब दबाते हैं 2-3 लाइन छोड़ देता है वो एक साथ, उसे हम वर्टिकल टैब बोलते हैं। वैसे ही एक नेक्स्ट होता है न्यू लाइन। क्या होता है, न्यू लाइन। क्या होता है, न्यू लाइन। ये क्यों यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कुछ लिखा, हमें न्यू लाइन में जाना है, यहाँ से सीधा न्यू लाइन में जाना है, सो वो भी यहाँ से यहाँ जो हम जाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ व्हाट, वाइट स्पेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाइट स्पेस बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ हम जाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट स्पेस। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये सारे वाइट स्पेस में काउंट होते हैं। जब भी हम कोई न्यू लाइन में जाएंगे या एक लाइन छोड़ते हैं, या मान लीजिए हम कोई एक सिंगल कैरेक्टर स्पेस छोड़ते हैं, या हम मल्टीपल कैरेक्टर स्पेस जैसे टैब छोड़ते हैं, सो ऑल दिस स्पेसेस आर कॉल्ड वाइट स्पेस। इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, वाइट स्पेस के कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर बच्चों।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये कैरेक्टर सेट हमारा हो गया जिसमें हम इतने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसी के हेल्प से तो हम क्या करेंगे, वर्ड बनाएंगे, नंबर बनाएंगे, जिसका यूज हम प्रोग्रामिंग में करने वाले हैं। सो दैट्स वाई ऑल दिस लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड वाइट स्पेस कंबाइनली नॉन एज कैरेक्टर सेट। क्या बोलते हैं इसे हम, कैरेक्टर सेट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? सो this is what character set. So the next concept is that I will discuss is tokens, C tokens. So let's see what is C token. So let's discuss the next topic, that is C tokens. So till now we have seen the so many concepts, दैट इज़ कैरेक्टर सेट, है ना। तो एक्चुअली अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए किसी कार कंपनी को कार बनाने के लिए भी बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक सिंपल बाइक के लिए भी क्या है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए सिंपल में साइकिल का एग्जांपल लो तो टायर चाहिए, टायर के लिए अलग कंपनी, तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वैसे हमें भी सी प्रोग्राम लिखने के लिए डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तो उन्हीं सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन्हीं सब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो अब देखिए टोकन्स क्या होता है समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग बिल्डिंग का लेंगे, हम क्या लेंगे, बिल्डिंग का एग्जांपल लेंगे छोटा सा, और देन हम समझेंगे टोकन्स क्या होते हैं, ठीक है। सो सी टोकन टॉपिक इज व्हाट, सी टोकन्स। सी टोकन्स क्या है ये, सी टोकन्स। अब समझिए कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब कोई बिल्डिंग बनाना है, किसी को बनवाना है या बनाना है जो भी है, ठीक है। उस केस में क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको, बिल्डिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ईंट चाहिए होती है यानी ब्रिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, सीमेंट चाहिए होती है, बालू चाहिए होती है, उसके अलावा छड़, आपने सुना होगा रड जिसको बोलते हैं, वो चाहिए होती है। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक बिल्डिंग के लिए हमें, साथ साथ मेन पावर की भी ज़रूरत होती है। तो मेन पावर यहाँ पे हम लोग कौन है, हम लोग जो प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम लिखने वाला वही मेन पावर है। वैसे ही वहाँ पे जो मजदूर होता है उसे हम मेन पावर बोलते हैं। अब देखिए बिल्डिंग के लिए ईंट चाहिए, बालू चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें को यूज़ करके हम बिल्डिंग को तैयार करते हैं, और साथ में मेन पावर चाहिए। तो वैसे ही जब हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो सी प्रोग्रामिंग में भी जो सी का जो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उससे भी हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो हर एक जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में इंडिविजुअल होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बिल्डिंग के लिए बोला था आपको कि ईंट अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट होता है, सीमेंट अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट होता है, बालू अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट होता है, जो गिट्टी यूज़ करते हैं हम लोग वो भी अपने आप में क्या होता है, एक इंडिविजुअल यूनिट होता है। तो इन सारे अलग अलग चीज़ों को, इंडिविजुअल चीज़ों को हम मिलाते हैं, तब क्या होता है, हमारा बिल्डिंग तैयार होता है। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में भी क्या है, हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करेंगे, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करेंगे जो अपने आप में क्या इंडिविजुअल है, जो अपने आप में एक सेपरेट इंडिविजुअल ये कंपोनेंट होता है। और उस सब को मिला के हम क्या करते हैं, सी प्रोग्रामिंग को बनाते हैं, यानी सी प्रोग्राम को हम लिखते हैं बाय यूजिंग कह सकते हैं उसको प्रोग्रामर, है ना। प्रोग्रामर क्या करता है, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके प्रोग्राम को लिखता है, ठीक है। तो वो जो सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग कंपोनेंट्स जिसे हम मिलाते हैं उसे हम आपस में क्या बोलते हैं, उसे इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं, सी टोकन बोलते हैं। तो वैसे ही देखिए सी टोकन जैसे मान लीजिए हम यहाँ भी यूज़ करें, कुछ वेरिएबल यूज़ करेंगे, डेटा टाइप यूज़ करेंगे, ऑपरेटर यूज़ करेंगे, कुछ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, कुछ कांस्टेंट यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों को मिला के हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे वेरिएबल अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट हो गया, जैसे हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट हो गया, जैसे हम ऑपरेटर बोलेंगे वो अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट हो गया। इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल यूनिट बोलते हैं। तो वैसे ही हम यदि सिंपली डिफिनीशन कहें यदि सी प्रोग्रामिंग में सी टोकन का, तो वो क्या होता है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ सी प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। सो व्हाट वी विल राइट हियर, द स्मॉलेस्ट
the smallest individual unit of C program, the smallest individual unit of a C program are known as C token. क्या बोलते हैं उसे हम? C token. C means C programming. जो कि C programming में पढ़ रहे हैं तो उसे C tokens बोलते हैं. The token includes text, individual words, punctuations. The token includes texts, words, or you can write individual words and punctuations. पंक्चुएशंस में जब भी हम फुल स्टॉप या कॉमा या जो भी देते हैं, कॉलन देते हैं, ये सारे पंक्चुएशंस कहलाते हैं. तो जो भी टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, चाहे नंबर, डिजिट, कुछ भी यूज़ करेंगे, इंडिविजुअल वर्ड कुछ भी यूज़ बनाएंगे, कोई नंबर बनाएंगे, सो ऑल दिस आर कॉल्ड टोकन्स. सो इन सारी चीज़ों को मिला के ना प्रोग्राम लिखते हैं. जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश कैसे लिखते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, वर्ड बनाते हैं, पंक्चुएशन यूज़ करके एक सेंटेंस पैराग्राफ बनाते हैं. वैसे ही जो प्रोग्राम होता है वो भी क्या है, बहुत सारे वर्ड्स, पंक्चुएशंस और टेक्स्ट को मिल के यूज़ करके बनाया जाता है. तो उसे सी टोकन्स बोलते हैं. अब देखिए सी टोकन्स के अंदर में आता क्या क्या चीज़ें हैं. देखिए तो सी टोकन्स जो हम लोग बोलते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती है. बहुत सारे कंपोनेंट्स आती हैं. जो सबसे पहला है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. ठीक है. जो सबसे पहला चीज़ है उसे हम बोलते हैं कीवर्ड्स. क्या बोलते हैं उसे हम? और उसे हम बोलेंगे कीवर्ड्स. सेकेंड को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स. थर्ड जो होगा वो वेरिएबल, कांस्टेंट, strings, special symbols, or you can write like this, special symbols. So एक और भी लिख देते हैं string, special symbols, and that operator. and क्या होता है? operators. So these are called what? C tokens. Means जब हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या क्या यूज़ करेंगे हम? कीवर्ड यूज़ करेंगे हम, आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे हम, वेरिएबल यूज़ करेंगे हम, कुछ कांस्टेंट यूज़ करेंगे हम, कुछ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, कुछ स्पेशल सिंबल यूज़ करेंगे, कुछ हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे. सो बाय यूजिंग दिस थिंग्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट अ प्रोग्राम्स. सो देखिए सारा अलग अलग है पार्ट, लेकिन सबको मिला के हम क्या करते हैं? सी प्रोग्राम बनाते हैं. क्या बनाते हैं? सी प्रोग्राम. सो दिस आर कॉल्ड टोकन्स. सो ये भी क्या है? कीवर्ड्स भी क्या है? टोकन्स है. आइडेंटिफायर भी टोकन्स है, वेरिएबल भी टोकन्स है, कांस्टेंट भी टोकन्स है, स्ट्रिंग भी टोकन्स है, स्पेशल सिंबल भी टोकन है. सो ये सब पार्ट्स है सारे. इन सब चीज़ों को मिला के हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं. क्या? प्रोग्राम तैयार करते हैं. सो ये सब अपने आप में क्या? इंडिविजुअल है. ये भी अपने आप में इंडिविजुअल है, ये भी अपने आप में इंडिविजुअल है, ये भी अपने आप में, हर एक कोई अपने आप में इंडिविजुअल है. और इन सारी चीज़ों को बनाते हैं तो क्या बनता है? सी टोकन. इसीलिए मैंने लिखा है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट. क्या है? स्मॉलेस्ट. तो ये सब सारी चीज़ें इंडिविजुअल यूनिट है. इसी को हम क्या बोलते हैं? सी टोकन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सी टोकन्स बोलते हैं. ये ध्यान रखिएगा. द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम इज कॉल्ड सी टोकन.
क्लियर है बच्चों? तो आइए हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कीबोर्ड के बारे में, सॉरी कीवर्ड्स के बारे में, देन आइडेंटिफायर के बारे में, देन वेरिएबल के बारे में, देन कांस्टेंट के बारे में, देन स्ट्रिंग के बारे में, स्पेशल सिंबल और देन ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो डिस्कशन होगा वो हमारा कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या होता है? तो एज द नेम सजेस्ट की मतलब वर्ड्स, की मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सो दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। तो आइए हम कीवर्ड के बारे में देखते हैं, देन हम वन बाय वन सारे टोकन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों? सो लेट्स सी। So let's see about keywords. So let's see keyword. Keywords. So this is keyword. Keywords. So words that is important. क्या मैंने बोला? The words that is key और the important. Key मतलब क्या होता है? Important होता है। ठीक है? सो दैट इज, सो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है देखिए, जैसे इंटीजर है या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नाम है या किसी पार्टिकुलर चीज़ को के लिए हम छोटे से शॉर्टकट को यूज़ करते हैं, कुछ छोटे से वर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को यूज़ करते हैं, वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो एक वर्ड होगा जिसका एक स्पेशल मीनिंग होगा, उस मीनिंग, उसका जो मीनिंग हो वो फिक्स होगा, उसका एक प्रॉपर मतलब होगा जिसे हमें उसे केवल यूज़ करना है, तो उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है जो उसका फिक्स्ड मीनिंग पहले से। कहने का मतलब है कोई वर्ड है, जैसे इंट देखिए, जैसे इंट है मान लीजिए, जैसे हम लोग प्रोग्राम में इंट लिखते हैं, इंट। ठीक है, अब इंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक्चुअली होता है इंटीजर। क्या होता है? ये इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ये इंट है, शॉर्टकट फॉर्म है इसका। इंटीजर का क्या शॉर्टकट फॉर्म ये है। अब ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंट यूज़ करते हैं, तो इसका फिक्स्ड मीनिंग क्या है? इंटीजर। और ये क्या डेटा टाइप है, इसका फिक्स्ड मीनिंग है, फिक्स्ड पर्पस किया हुआ है। हमें इसे दूसरे पर्पस के लिए इसे यूज नहीं कर सकते, किसी के नाम के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। ये जो वर्ड है, जो भी वर्ड होगा, जैसे इंट, इंटीजर के लिए मैंने वर्ड फिक्स कर दिया INT इंट। अब हम चाहेंगे इसे किसी और के लिए यूज़ करें, किसी और पर्पस से यूज़ करें, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मीनिंग फिक्स है, इसका पर्पस फिक्स है, और जिसका पर्पस फिक्स होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। Keywords are reserved words. Reserved words. Reserved words and reserved words which have keywords are reserved words which have some fixed meaning and that meaning cannot be changed. And that meaning cannot be changed. And
दैट मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, और उस मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, उस मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। सो कीवर्ड वर्क्स एज अ, कीवर्ड्स वर्क्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, वर्क्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक building blocks for program statement, for program statements. So this is what the definition of what keywords. So let's see, मैंने क्या बोला, keywords are reserved words which have some fixed meaning, जिसमें हर एक वर्ड का अपना क्या होगा, एक रिजर्व वर्ड होता है। मतलब रिजर्व वर्ड मीन्स क्या, उसका एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ होगा, कोई अदर उसको यूज़ नहीं कर सकता है। सो रिजर्व वर्ड, जैसे रिजर्व गाड़ियाँ होती है, वो क्या है, रिजर्व होती है, मतलब जिसने पहले उसे रिजर्व कर लिया वो दूसरा कोई उसे यूज नहीं कर सकता है, ठीक है, दूसरे पर्पज से यूज़ नहीं कर सकता है। वैसे विच हैव सम फिक्स्ड मीनिंग, जिसके पास जिस वर्ड का अपना एक कुछ मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है, क्या होता है, डिफाइंड होता है। एंड दैट मीनिंग कैन नॉट बी, उसकी मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसका जो पर्पस है, जो रिजर्व वर्ड है, उसका एक कोई मीनिंग होगा, मतलब कोई पर्पस होगा, कोई काम होगा, और उसके काम को, उसके पर्पस को, उसके मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। पहले से जो डिफाइन कर दिया कि इसका ये मतलब है, तो वो केवल उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट में मान लेते हैं हम कि जैसे पुलिस है, यानी फिर कैसे सुरक्षा, डिफेंस डिपार्टमेंट है, तो डिफेंस वाला है तो वो केवल डिफेंस के लिए ही यूज़ होगा। जैसे मान लीजिए आर्मी है, नेवी है, ये है, इसको पहले से बनाया गया है कि जो हमारा एक्सटर्नल मतलब कंट्री से जो डिफेंस करना होता है या फिर बचाना होता है, सुरक्षित रखना होता है, ये हमारे आर्मी, नेवी या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है। उससे हम अपने इनर, मतलब कैसे कंट्री के अंदर उसे सुरक्षा के लिए यूज़ नहीं करते, उसके लिए कौन है, हमारा पुलिस है। तो ना तो पुलिस को हम वहाँ पे बॉर्डर पे भेज सकते हैं, और ना हम आर्मी को अपने कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर कहीं यूज़ कर सकते, किसी स्टेट पे यूज़ कर सकते हैं, लोकल सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ का, जैसे आर्मी का या BSF या जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, उनका यह है कि बॉर्डर से को सुरक्षित रखने का काम है, और जो पुलिस है उसका क्या है, हमारे लोकल डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करने का काम है उसका। अब देखिए, यदि हम पुलिस को भेज नहीं सकते बॉर्डर पे, या तो हम आर्मी को लोकल सिक्योरिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो कहने का मतलब क्या है, हर एक डिपार्टमेंट का वहाँ पे फिक्स्ड मीनिंग है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, जो भी वर्ड होगा उसका अपना एक फिक्स्ड मीनिंग होगा, हम उसको मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। सो दैट इज़ कॉल्ड कीवर्ड्स बोलते हैं। सो रिजर्व वर्ड है विच हैव सम फिक्स्ड मीनिंग एंड दैट मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। कीवर्ड्स वर्क्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कैसे, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक मैंने बताया आपको, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है, हमें बिल्डिंग के लिए ईंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, जिसको मिला के हम बिल्डिंग बनाएंगे। सो दिस आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे हमारे बॉडी के लिए एग्जांपल लेते हैं, बॉडी में क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए क्या काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। ये हमारे बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, सही रखने में हेल्प करता है। वैसे ही क्या है, देखिए ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कीवर्ड्स, वो भी एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है जो सी प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और वो जो कीवर्ड है वो रिजर्व वर्ड होता है, एंड दैट मीनिंग, उस वर्ड का मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं, अदर पर्पस के लिए यूज उसे नहीं कर सकते हैं। जो पर्पस उसे पहले से डिफाइन किया गया है डेवलपर के द्वारा, उसी पर्पस के लिए हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो जनरली अब कीवर्ड्स जैसे एग्जाम्पल मैंने देखिए, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए इंट है, फ्लॉट है, कैर है, ठीक है। अब जैसे इंट है मान लीजिए, तो इंट का मतलब क्या है, इंट को हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर, तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंट यूज़ करते हैं। जैसे ये होता है रियल नंबर के लिए, यानी पॉइंट वाले वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। ये कैरेक्टर के लिए शॉर्ट फॉर्म है ना। जैसे FOR फॉर,
ये फॉर लूप के लिए यूज़ होता है। तो हर एक चीज़ का फिक्स मीनिंग है। इंटीजर का फिक्स मीनिंग है, हम इंटीजर के लिए यूज़ करेंगे। प्लॉट रियल नंबर के लिए यूज़ होगा। कैरेक्टर के लिए यूज़ होगा। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे, जैसे डबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये सारे वर्ड के फिक्स मीनिंग है ना। तो ऐसे हमारे पास टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। जनरली जो बहुत सारे बुक में आपको मैक्सिमम भी मिलेंगे आजकल बहुत बार। जनरली हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो फर्स्ट सी था उसमें बात करते हैं, तो टोटल 30 ये आजकल बहुत सारे कीवर्ड अवेलेबल हैं, है ना। बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो मोस्टली बुक में जो जनरली मिलता है आपको स्टडी पर्पज़ के लिए, वो कितने मिलते हैं? 32 मिलते हैं। जैसे देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे ब्रेक, मान लीजिए ब्रेक हो गए, है ना। ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, है ना। कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट टू, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट टू। 1 2 3 4 5 6 7। एक और होगा यहाँ पे ऑटो। एक ऑटो है शुरू में जो मैंने छोड़ दिया था, ऑटो के बाद मैं क्या बताऊंगा? ब्रेक, कुछ इस तरह से, ठीक है। डबल एल्स एनम, डबल एल्स एनम, एक्सटर्न प्लॉट, फॉर गो टू एंड इफ। उसके अलावा भी बहुत सारा है, जैसे इंट लॉन्ग रजिस्टर, रिटर्न शॉर्ट साइंड, रिटर्न शॉर्ट साइंड, साइज ऑफ स्टैटिक, स्टैटिक। उसके बाद स्ट्रिक्ट, स्विच, टाइप डिफाइन, टाइप डिफाइन, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, अनसाइंड। सो स्ट्रक्ट होगा, स्ट्रिक्ट नहीं होगा, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डिफाइन, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वॉलेटाइल, वॉइड। सो जनरली ये सारे क्या है आपके देख सकते हो, टोटल 32 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। टोटल कितना है? 32 कीवर्ड्स है। हर एक कॉलम में मैंने 8 लिखा है। टोटल कितने? 32 है। अब ये सारे क्या है, जैसे अब देखिए ऑटो का एग्जांपल, इसका अपना एक फिक्स मीनिंग है। ब्रेक का अपना एक फिक्स मीनिंग, जो आप अपकमिंग वीडियोस में, आप अपकमिंग जैसे हम बढ़ते जाएंगे, सेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप हर एक चीज़ों को समझते जाएंगे क्या क्या किसका क्या मीनिंग है। केस, कैर मतलब कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। कंटिन्यू बताएंगे, गो टू के साथ कंटिन्यू यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट हम लोग स्विच केस में यूज़ करते हैं। डबल डेटा टाइप होता है जिसका कि हम लोग पॉइंट वाले वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स में यूज़ होता है। एनम होता है, एक्सटर्न होता है, प्लॉट आपको बताएंगे हम नेक्स्ट में। तो सारे क्या है, ये सब सारे हर एक जितने भी वर्ड्स हैं सब एक फिक्स्ड वर्ड्स हैं। और हर का जैसे इसका क्या मतलब, इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए होता है, यानी हम इसे केवल और केवल स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन के लिए यूज़ करेंगे, अदर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। जैसे स्विच है, ये स्विच केस के लिए यूज़ होता है, स्विच केस के लिए यूज़ होता है।
अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। सो दिस आर व्हाट, जैसे इंटीजर, इंटीजर के लिए होता है, लॉन्ग इंटीजर के हायर वैल्यू के लिए होता है। तो कहने का मतलब हर एक जितने भी वर्ड्स मैंने बताया यहाँ पे सारे वर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड्स है। मीन्स पहले से इसका जो हमने कुछ भी नहीं फिक्स नहीं किया, पहले जितने सी को बनाया था उसने पहले से इसके मीनिंग को डिफाइन कर दिया है कि इंट लिखोगे तो इसका मतलब ये होगा, ऑटो लिखोगे उसका मतलब ये होगा, कैट का मतलब कैरेक्टर होगा, डबल का मतलब डबल होगा, ऐसा कुछ उन्होंने पहले से डिफाइन कर दिया। सो ऐसे ही वर्ड्स को, लेकिन हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और इसका एक मीनिंग है, फिक्स्ड मीनिंग है, इसे ही हम बोलते हैं कीवर्ड्स बोलते हैं, रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो ऐसे रिजर्व वर्ड्स को हम बोलते हैं कीवर्ड्स बोलते हैं, जिसका कि फिक्स्ड मीनिंग है और उसकी मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है बच्चों? सो नेक्स्ट कीवर्ड इज व्हाट, आइडेंटिफायर। सो नेक्स्ट टोकन इज व्हाट, आइडेंटिफायर। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना? यदि समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख सकते हो क्या मैंने बताया है। सो एक सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है अभी सी प्रोग्रामिंग का। सो आसानी समझ में आ जाएगी आप लोग को। सो नेक्स्ट हम लोग टोकन जो बात करेंगे वो क्या होगा, आइडेंटिफायर। क्या होगा, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर so let's see identifier. अब आइडेंटिफायर्स क्या होता है? जनरली आप एक टर्म आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा आइडेंटिफायर के बारे में, विच मीन्स दैट द आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट्स द कमिंग ऑफ नाउन। ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके बाद कोई नाउन आएगा। वैसे ही यहाँ भी कुछ इसकी मीनिंग है, आइडेंटिफायर के यहाँ भी कुछ मीनिंग है। ये भी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ही करता है। जब मान लीजिए हमें कोई डेटा स्टोर करना है, उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए, उसके लिए कुछ नाम देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा नाम या आपका नाम जो भी, वो भी एक तरह का आइडेंटिफायर है, जिसके थ्रू पता चलता है कि जो मेरे नाम के थ्रू कि हमें कॉल कर रहा है कोई, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, हम मतलब मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा नाम लोग यूज़ करते हैं, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके नाम को यूज़ करते हैं। वैसे ही यहाँ भी हम जो कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, उसका कुछ न कुछ काम होगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके नाम को जानने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग वर्ड बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, कुछ नाम देते हैं किसी को। सो उसे ही बोलते हैं आइडेंटिफायर, जिसके थ्रू हम या तो किसी फंक्शन को पहचानेंगे, किसी वेरिएबल का कोई नाम देंगे, या किसी भी स्ट्रक्चर का कुछ नाम देंगे, किसी एरे का कुछ नाम देंगे। सो जो भी हम नाम किसी को देते हैं, यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में जो अपने यूज़र अपने हिसाब से कुछ भी नाम किसी को देता है, किसी वेरिएबल का ही नाम मान लीजिए XYZ दिया या कुछ भी नाम दिया, सो दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। मतलब हम यहाँ पे फंक्शंस बनाएंगे कि क्या कहते हैं उसे, वेरिएबल बनाएंगे, एरे डिक्लेयर करेंगे। तो जब भी कुछ डिक्लेयर करते हैं उसका एक नाम देते हैं, कुछ नाम जो यूज़र अपने हिसाब से देता है। सो उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। सो देखिए, आइडेंटिफायर refers to the name of variable, refers to the names of variable, function, array, pointer and structures। मतलब जो भी नाम हम देंगे उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। Identifier refers to the name of
pointer structure. The name includes letters, digits, the name includes letters, digits and special characters. जनरली नाम जो रखते हैं उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग? लेटर्स यूज़ करते हैं, लेटर्स कुछ डिजिट्स यूज़ करके बनाते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम देना है, मान लीजिए हम x देते हैं या किसी का y देते हैं या किसी को हम लेते हैं ARR लिखे, कुछ ने हमने किसी का नाम A दे दिया या किसी फंक्शन का नाम हमने दे दिया सम दे दिया, कोई फंक्शन बना दिया। सो ये जो भी नाम हम देते हैं किसी भी वेरिएबल का या किसी एरे का या जो भी नाम किसी को हम देंगे, तो यूज़र जो भी नाम है ना, द नेम इंक्लूड्स लेटर, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स which is given by which is user defined है, which is user defined मतलब उसे क्या करता है? यूज़र डिफाइन करता है, जो which is यूज़र डिफाइंड। ये जो भी नाम देंगे वो क्या होगा? यूज़र डिफाइंड नाम होगा। यूज़र जो देता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। तो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नाम हम देते हैं किसी को, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो या एरे का नाम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब देखिए आइडेंटिफायर लिखने के कुछ सर्टेन रूल्स हैं। क्या है? कुछ सर्टेन रूल्स हैं। उस रूल्स को हमें क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। क्या है? कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए लेटर्स यहाँ पे मैंने बोला, तो लेटर्स में अपर केस लोअर केस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है हम, लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स है। क्या है? फिर भी उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे देखिए रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। जब भी हम किसी का कोई नाम देंगे तो हमें ये नहीं कुछ भी नाम दे देंगे, हमें कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है। जो उसमें से फर्स्ट रूल है वो ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट। फर्स्ट कैरेक्टर must be अल्फ़ाबेट। क्या हो सकता है? अल्फ़ाबेट। मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए? या फिर कभी कभी जो है अल्फ़ाबेट होना चाहिए या एक अंडरस्कोर सिंबल होता है। आप कीबोर्ड में देखो कुछ इस तरह से सिंबल आएगा आपको, इसको अंडरस्कोर क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर। या तो वो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, जो कीबोर्ड में एक सिंबल होता है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड रूल जो है वो है मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर। मस्ट consist of only letters, digits। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर हटा देते हैं, इसका कोई पर्पस नहीं है। which यूजर डिफाइंड। क्या होना चाहिए? यूजर डिफाइंड होना चाहिए। सो लेट मी राइट लाइक दिस। सो लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। सो इन चीज़ों के अलावा मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स,
तो जब भी हम नाम लिखेंगे किसी का, कोई भी आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे तो लेटर्स यूज़ करेंगे, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसी को मिला के हम क्या कर सकते हैं, उसका नाम बना सकते हैं। सो नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल देखिए। थर्ड नंबर रूल इज ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। तो जब हम नाम देंगे किसी का तो ध्यान रखेंगे कि 31 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा नाम नहीं दे। बड़ा नाम से क्या होगा कि यदि हम ज़्यादा कैरेक्टर्स दे देते हैं तो 31 कैरेक्टर ही मायने रखता है, बाकी उसके बाद कोई मायने नहीं रखता है। तो कोशिश करेंगे कि जो नाम हो वो 31 कैरेक्टर से कम ही हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ, कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड, कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड है ना। एंड द फिफ्थ नंबर रूल, मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। तो जब नाम देंगे तो उसमें वाइट स्पेस ध्यान रखना है कि नहीं होना है, वाइट, मस्ट नॉट कंटेन्स वाइट स्पेस। तो ये उसका कुछ रूल्स है। रूल्स क्या देखिए, पहला क्या है, अब जैसे मान लीजिए हमने कोई नाम लिखा, जैसे सपोज कीजिए मैं कुछ यहाँ पे आइडेंटिफायर यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 2 x, या मैं लिखता हूँ x12, या मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर x12, या मैं अंडरस्कोर 1 लिखता हूँ, या अंडरस्कोर, या मैं ऐसा लिखता हूँ x_1, ठीक है। या मैं लिखता हूँ इस तरह से जैसे ARR.2, या मैं ऐसा लिखता हूँ XYZ, ठीक है। या मैं ऐसा लिखता हूँ 1 2 XYZ। तो अब इसको देखेंगे हम, इसमें से कौन कौन सा सही है। ये सारे मैंने कीवर्ड लिखने के लिए ट्राई किए हैं। अब देखेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सा सही है। फर्स्ट रूल क्या कहते हैं, हम लोग फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट रूल को देखते हैं, सारे को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कोई भी आइडेंटिफायर होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा अल्फ़ाबेट है, किसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है अल्फ़ाबेट है। क्या ये अल्फ़ाबेट है, ये है, सबको चेक करेंगे। तो देखिए जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो आया इधर से वो अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये नहीं होगा आइडेंटिफायर। और देखिए ये भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये दोनों मेरा आइडेंटिफायर नहीं होगा। सेकेंड रूल देखते हैं, मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर। क्या क्या होना चाहिए, लेटर डिजिट, और एक काम करते हैं हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। सपोज करते हैं ऐसा कि हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और 2 लिखते हैं ऐसा करके। क्या कहता है, मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स डिजिट एंड अंडरस्कोर, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं होना चाहिए। जैसे केवल क्या लेटर्स यूज होना चाहिए, चाहे कैपिटल स्मॉल हो उससे मतलब नहीं है, डिजिट यूज हो सकता है, अंडरस्कोर यूज हो सकता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। देखिए उसके अकॉर्डिंग, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग देखिए ये सही है, अंडरस्कोर। अब देखिए पहला क्या बोलता है, कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर, तो इसका अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ, ये सही है। अब ये सही नहीं करेंगे। अब देखिए मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स डिजिट। अब देखिए अंडरस्कोर के अलावा लेटर भी है, डिजिट भी है। देखिए ये लेटर है, डिजिट है, लेटर से स्टार्ट हुआ, लेटर से स्टार्ट हुआ, ये सारे ठीक है। अब इसमें लेटर डिजिट के अलावा कुछ यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, अंडरस्कोर के अलावा कुछ यूज़ नहीं हुआ है। ओनली फर्स्ट 31, कोई 31 कैरेक्टर का है भी नहीं। कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड को यूज़ नहीं किया। जैसे हमने मान लीजिए ऐसा लिखते हैं, एक हम लिखते हैं इंट, या हम लिखते हैं डबल, या हम लिखते हैं फॉर, या हम लिखते हैं मान लीजिए स्ट्रक्ट। तो ये देखिए ये जो है सारा रूल फॉलो कर रहा है। देखिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, लेटर डिजिट भी यूज़ हुआ है, लेटर्स भी है, 31 कैरेक्टर से कम भी है। क्या कहता है, कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स,
तो आपने देखा था ये जो सारा चीज़ें हैं क्या है, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब जो मैंने इससे पहले जो डिस्कशन किया था, कीवर्ड्स मतलब रिजर्व वर्ड्स हैं। अब देखिए इंट पहले से फिक्स है, डबल, फॉर, ये सब क्या कीवर्ड्स हैं, हमने उसको यूज़ कर दिया। इसका मतलब हम इन कीवर्ड्स को हम किसी का नाम नहीं दे सकते हैं, किसी के लिए नाम के लिए हम यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सारा क्या है, ये रूल्स सारा क्या है, गलत हो गया, यानी हम किसी को कीवर्ड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। अब देखते हैं कौन कौन सा वाइट स्पेस है, कि इसमें वाइट स्पेस है, नहीं है, इसमें कोई वाइट स्पेस किसी में नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पे वाइट स्पेस यूज़ किया, सो ये भी जो है हमारा नहीं होगा रूल्स के अकॉर्डिंग। अब सही कौन कौन सा हुआ देखिए, ये इसमें देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर है या कैरेक्टर होना चाहिए, सही है। और कहता है बाकी में जो है कैरेक्टर और नंबर के अलावा कुछ भी नहीं, ये भी सही है, तो ये हमारा क्या है, सही है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग है। ये देखिए कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ है, अंडरस्कोर बीच में डिजिट भी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये भी सही है। ये कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ है, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं बाद में, लेकिन स्टार्ट किससे होना चाहिए, हमेशा कैरेक्टर से होना चाहिए। और देखिए ये कैरेक्टर से नहीं था तो ये गलत था, ये डिजिट से, ये भी गलत था। अब देखिए एक्स वाई जेड, ये भी सही है, ये भी कैरेक्टर से स्टार्ट है। जो नहीं कि हमें डिजिट यूज़ ही करना है, हम यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं सिंपल ऐसा लिखूँ, मैं एक्स या सिंपल एक्स लिखता हूँ मान लीजिए, या मैं लिखता हूँ वाई या x1 ऐसा सपोज कीजिए, मैं लिखता हूँ y1 ऐसा करके, तो भी ये सही है। मैंने क्या बोला, कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर के अलावा कुछ नहीं है तो भी सही है। तो कैरेक्टर से स्टार्ट हो, ये भी एक तरह का आइडेंटिफायर वेरिएबल का हो सकता है, ये भी एक कैरेक्टर सही है। लेकिन अब यदि मैं ऐसा लिखूँ 1 2 ऐसा 1 जेड लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट हमेशा किससे होगा, कैरेक्टर या अंडरस्कोर से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, गलत, ये क्या है, गलत। सो इस तरह से कुछ सर्टेन रूल यूज़ करके हम लोग आइडेंटिफायर को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो उसके लिए रूल्स को ध्यान में रखना है, तभी हम किसी आइडेंटिफायर को या किसी को जो भी नाम दे रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि कीवर्ड नहीं यूज़ हो, कीवर्ड को यूज़ नहीं देना है किसी का नाम। बाकी कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो हमें याद रखनी है और जिसके बेस पे हमें क्या करना है, आइडेंटिफायर को यूज़ करना है, ठीक है, इस कंसेप्ट को यूज़ करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैंने बताया था वो क्या, वेरिएबल। नेक्स्ट टॉकिंग क्या होता है, वेरिएबल। तो इसके बेस पे ये जो मैंने बताया आइडेंटिफायर के बेस पे आपको अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेलेक्ट विच वन ऑफ द वैलिड आइडेंटिफायर। तो ध्यान रखना, इस रूल्स को ध्यान रखना है और इस रूल्स के बेस पे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है बच्चों। So let's see the next one, which is variable. क्या variable? Next one is what, variable. क्या है, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी डेटा का हम नाम देते हैं वेरिएबल्स। वैसे यहाँ भी वेरिएबल्स यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई ऐसा क्वांटिटी चाहिए जिसमें हम कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं। सिमिलर टू द मैथमेटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स में कैसे मानते हैं हम x = 10 या लेट x = 0 ऐसा कुछ मानते हैं ना। एक्चुअली में x क्या है, वेरिएबल है। कभी हम x में 0 और बाद में हम x + 10 कर देते हैं, हम क्या करते हैं, 10 भी स्टोर कर देते हैं। तो अब x में कितना हो गया, 10 हो गया। कहने का मतलब ऐसा वेरिएबल चाहते हैं उसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर हो सकता है, जब हम जो वैल्यू चाहे उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वेरिएबल कहते हैं। सो लेट्स सी, let's see here variable।
वेरिएबल क्या होगा? सो वेरिएबल जनरली मैथमेटिक्स की तरह ही है। वेरिएबल इज अ डेटा नेम। वेरिएबल is a data name. Variable is a data name that may be used to store, that may be used to store, that may be used to store डेटा वैल्यू, जिसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी डेटा के वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, डेटा वैल्यू। सो इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। So during the time of execution, a variable can during the time of execution of a program, a variable may take different values, at different times during execution, ठीक है, during execution। कुछ इस तरह से क्या है, देखिए हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल एक तरह का क्या है, डेटा नेम है। जैसे एक्स वाई जेड हम बोलते हैं, या एक्स वाई जेड, या एक्स बोलते हैं, वाई बोलते हैं, कुछ इस तरह का जो भी नाम हम किसी को देते हैं, किसी भी वैल्यू को देते हैं, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो मान लीजिए आप जैसे मैथमेटिक्स में आप क्या करते हो, एक्स मानते हो, लेट एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस, ऐसा कुछ मानते हो। तो क्या ज़रूरी है कि हमेशा एक्स पे वही वैल्यू होगा? कभी आप देखते हो आपने मान के चला था एक्स में कुछ और वैल्यू, बाद में रिजल्ट आपको कुछ और भी वैल्यू मिला उसमें, तो बाद में लिखते हो नाउ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो वैसा ही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। मतलब वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा डेटा नेम, किसी भी डेटा का नाम रखेंगे हम जो जब चाहे जैसा चाहे वैल्यू को स्टोर कर सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब मान लीजिए कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, हमारा रन कर रहा है, प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हो सकता है उस केस में एक्स में डिफरेंट वैल्यू हमें स्टोर करना हो, तो उस केस में, या एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा हो तो उस केस में, या किसी भी डेटा का वैल्यू चेंज हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो वैसे डेटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज हो सकता है, या चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है, ये प्रोग्राम पे डिपेंड करता है या एक्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। तो वैसे डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है, किसी डेटा का नाम होता है। एक्स वाई जेड लिखते हैं, या एक्स लिखे, वाई लिखे, तो जो भी लिखेंगे ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूँ सपोज एक्स इक्वल्स टू 10, इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 हमारा डेटा है, डेटा वैल्यू है, इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्स यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब अब हम जहाँ जहाँ भी एक्स यूज़ करेंगे इट मीन्स 10। फिर बाद में मान लीजिए मैं पता चला कि 10 सही नहीं लगा, या मुझे बाद में पता लगा 10 हमें वहाँ 20 रखना था, हम बाद में जाके उसको एक्स इक्वल टू 20 कर देंगे। सो अब क्या करेगा ये अब एक्स 10 को छोड़ के अब 20 को स्टोर कर लेगा। बाद में मुझे लगा कि नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, एक्स का हमने 30 कर दिया, अब ये क्या कर रहा है, स्टोर 30 कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये कोई एक्स है, वेरिएबल है, मान लीजिए कोई वेरिएबल एक्स है, पहले हमने उस पर 10 रखा, फिर मान लीजिए कोई काम पड़ गया हमें इस एक्स को अब
10 को यूज़ नहीं करना है, हमने इसमें अब 20 स्टोर कर दिया। फिर मान लीजिए 20 से भी हम जो काम था हमने कर लिया, फिर इसमें अब क्या कर देंगे, हम 30 कर देंगे। तो कुछ इस तरह से जो है आप देख सकते हो, एक सिंगल एक्स कभी 10 स्टोर कर रहा है, कभी 20 स्टोर कर रहा है, कभी 30 स्टोर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस एक्स कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम, so multiple or different values at different time, so you can say that here x is what, a variable। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। या कुछ भी नाम दे दो, एक्स वाई जेड ही मैं नाम दे देता हूँ, या ए बी सी दे देता हूँ, कुछ भी वैल्यू दे दो आप। सो जिसका वैल्यू एक्सक्यूशन में, प्रोग्राम के एक्सिक्यूट करने के टाइम में चेंज हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, बट वेरिएबल यूज़ क्यों करते हैं हम लोग जनरली, डेटा को, कोई भी वैल्यू उसको एक नाम देने के लिए, उस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है बच्चों? सो लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज कांस्टेंट। अगला क्या है, कांस्टेंट है। सो रियली में कांस्टेंट क्या होता है, देखिए कांस्टेंट, चलिए मैं फिजिक्स का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखिए स्मॉल जी का वैल्यू कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे फिक्स है, ये क्या कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे हम सी स्पीड ऑफ लाइट करते 3 लाख, क्या बोलते हैं, 3 लाख पर सेकेंड बोलते हैं, है ना, 3 1 2 3 4 5 6 पर सेकेंड बोलते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा है, किलोमीटर पर सेकेंड कुछ ऐसा बोलते हैं, या मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, या फिर कैपिटल जी का वैल्यू हम जो बोलते हैं। सो दीज आर व्हाट, कांस्टेंट। या ऐसे समझिए कि जैसे दो क्वांटिटी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे एक होता है आपका वेट और मास। मास क्या होता है, जनरली हम केजी में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, केजी में। वेट को मेजर करते हैं न्यूटन में। अब देखिए मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेट क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सामान है हमारे पास, उसका वेट मान लीजिए यहाँ पे सपोज ऐसा कर सकते हैं 6 kg है, 6 kg है। तो चाहे वो हम अर्थ पे रखें या किसी मून पे रखें या कहीं भी किसी भी प्लेनेट पे ले जाए, उसका वेट क्या होगा, सॉरी उसका मास क्या होगा, हमेशा 6 kg ही होगा। लेकिन वेट डिपेंड करता है, वेट वैरी करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वेट बराबर क्या होता है, mg। क्या होता है, mg। अब ये मास कांस्टेंट है और g का जो वैल्यू क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल। जैसे अर्थ पे मान लीजिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वैसे ही जब मून पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, उसका 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पे क्या होता है, 1/6 हो जाता है। तो मान लीजिए यदि ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी का वेट अभी यहाँ पे 6 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे उसका 1/6 हो जाएगा। अर्थ पे मान लीजिए इतना है, तो मून पे कितना हो जाएगा, मून पे उसका 1/6 होता है, कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन बाई 6, दैट इज़ 1 न्यूटन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेट, सॉरी मास जो है आप कहीं भी ले जाइए वो क्या है, फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हो वेट क्या है, फिक्स, चेंज होता है। मून पे आपको यहाँ पे जितना वेट महसूस होगा उसका 1/6 वहाँ पे महसूस होता है हमें। ऐसा क्योंकि वहाँ का जो है जी जो है अलग है, जी क्या है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब जैसे मान लीजिए जैसे हमारे पास 10 रुपये का नोट है, वो क्या कांस्टेंट है, उस पर जो 10 लिखा है वो कांस्टेंट है। चाहे कुछ भी करेंगे उसका 10, आज उसको उस नोट को मैं अच्छे से छुपा के रख दूँ और 10 साल के बाद निकालूँ तो क्या होगा, वो 10 का ही नोट रहेगा, है ना। यदि मैं 20 साल के बाद निकालूँ तो 20 का ही नोट रहेगा। तो वो क्या है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए नाम, अब नाम किसी का रख दिया गया, वो क्या है, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट नाम क्या चेंज कर लेता है कोई नाम, आजकल ऑप्शनल है, बट जनरली किसी का नाम चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे सिग्नेचर कांस्टेंट होता है। जनरली लोग एक बार जो सिग्नेचर करते हैं उसी को जनरली हमेशा करते हैं, मान के चलते हैं सिग्नेचर। लेकिन किसी का एज, डेट ऑफ बर्थ किसी का मान लीजिए फिक्स होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता, लेकिन उसको कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन किसी का एज में बात करता हूँ, क्या एज फिक्स होता है क्या। अभी मान लीजिए किसी का एज 20 ईयर्स है, अगले साल बाद 21 हो जाएगा,
फिर उसके अगले साल बाद 22 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। बट कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। चाहे कुछ भी कर लो, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। कितने भी प्रोग्राम को रन कर लो, उसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाला है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट कांस्टेंट। सो राइट हियर कांस्टेंट in C refers to the fixed value that do not change during the execution, value that do not change during the execution of the program, during the execution of a program। तो जिसका वैल्यू जो है प्रोग्राम के एक्सक्यूशन में के समय भी नहीं चेंज होता है, मतलब हमेशा वैल्यू जिसका फिक्स रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। कि जैसे x में वेरिएबल में आपने क्या देखा, कभी वेरिएबल में 10 आ जाता है, कभी 20 आ जाएगा, कभी जब चाहे हम जो वैल्यू हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। कांस्टेंट जो होता है वो क्या है? जो भी एक बार फिक्स कर देंगे वो हमेशा उसी वैल्यू को स्टोर करता है। सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट के दो टाइप हैं। जनरली कांस्टेंट के कितने टाइप हैं? दो टाइप होते हैं कांस्टेंट के लिए, ये ध्यान रखिएगा आप। कांस्टेंट को दो टाइप होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसे हम? न्यूमेरिक। और दूसरा होता है न्यूमेरिक, और दूसरा बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट। अब दूसरा होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया नाम क्या है? फिक्स होता है, तो वो क्या हो गया? कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। लेकिन कोई वैल्यू है, मान लीजिए वो फिक्स है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, वो क्या हो गया? न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया। तो वैसे ही हम कांस्टेंट को क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्दर हम न्यूमेरिक कांस्टेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो होता है इंटीजर कांस्टेंट, एक क्या होता है? इंटीजर कांस्टेंट। और जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं रियल नंबर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रियल नंबर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर कांस्टेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल नंबर कांस्टेंट। नेक्स्ट है कैरेक्टर कांस्टेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, और एक होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो फर्दर हम कैटेगराइजेशन करते हैं। अब देखिए न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या हो? जो कुछ वैल्यू, जैसे मैं बात करता हूँ अभी, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 5.6 हो गया, 3.9 हो गया, 8.444 हो गया। तो इस तरह के वैल्यू को हम क्या करते हैं? जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसे हम न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं। कभी 6 कभी 7 हो जाएगा? नहीं। कभी 6 कभी 8 हो जाएगा? नहीं। 6 हमेशा 6 ही रहने वाला है। 5.6 हमेशा 5.6 ही रहने वाला है। इट मीन्स दैट ऐसे कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट करते हैं। फर्दर हम इसको क्या करते हैं? कैटेगराइजेशन करते हैं दो पार्ट में, एक इंटीजर कांस्टेंट, एक रियल नंबर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट देखिए क्या होता है, जैसे जिसमें कि डेसिमल पार्ट नहीं हो, जिसमें भी डेसिमल पार्ट मतलब पॉइंट वाला पार्ट नहीं होता है, पॉइंट के बाद नहीं हो कुछ भी, उसे हम बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। लेकिन जिसमें डेसिमल पार्ट होता है यानी पॉइंट वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर कांस्टेंट। तो देखिए जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5, 6, 7, 1000, 4456। So these are what? These are
इंटीजर कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे कभी पॉइंट आया क्या, पॉइंट के बाद कुछ भी, कुछ पॉइंट वाला पोर्शन है, डेसिमल पोर्शन नहीं। पर जब हमें पॉइंट वाले पोर्शन को कांस्टेंट बनाना होगा तब क्या होता है, रियल कांस्टेंट। मतलब जैसे मैं लिखता हूँ 56.28, या मैं लिखता हूँ पाई का वैल्यू 3.141, ऐसा कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पॉइंट वाले वैल्यू हैं, तो इसे भी हम कांस्टेंट, जैसे पाई के वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा 3.14, और उसमें डेसिमल पार्ट भी तो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर कांस्टेंट। तो सिंपल समझिए, रियल नंबर मतलब क्या होता है, जिसमें पॉइंट वाला पार्ट हो, जिसमें डेसिमल पार्ट हो, जिसमें पॉइंट वाला पार्ट हो, उसे हम रियल नंबर कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसा जिसमें कि पॉइंट वाला पार्ट नहीं है उसे हम इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज किस। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट पे बात करते हैं। क्या बात करते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट पे बात करते हैं, ठीक है। सो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, तो जब सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, हमें सिंगल कैरेक्टर को या किसी सिंगल सिंबल को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट को लिखा कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए हमें केवल ए रिप्रेजेंट करना है, ए, या मान लीजिए स्मॉल ए, या मान लीजिए कोई सिंबल है उसको, जैसे हमें डॉलर सिंबल को मान लीजिए इसको, ये भी कैरेक्टर है। अब इस केस में मान लीजिए हम सिंगल कोट में लिखेंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो भी हम सिंगल कोट में लिखते हैं वो एज ए कैरेक्टर, यदि मान लीजिए मैं 5 को ही लिख दूँ ऐसा, तो ये भी एक तरह का कैरेक्टर ही हुआ, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो जो भी हम सिंगल कोट में लिखते हैं, इससे भी हम सिंगल कोट में लिखेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। सो व्हाट एवर वी राइट इन अ सिंगल कोट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दैट इज कॉल्ड सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अब मान लीजिए, अब जैसे ये हमने लिख दिया, लेकिन मान लीजिए जैसे कोई सिंबल है, मान लीजिए, या परसेंटेज साइन है, हमें प्रिंट करना, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर भी तो हो सकता है किसी सिंबल में। जैसे मान लीजिए किसी का नाम मैं बात करता हूँ, जैसे मैं अपना नाम बताता हूँ, ठीक है, जैसे नीलेश, मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, नीलेश। ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया हमारा जैसे नाम, हमने डबल कोट में लिख दिया। इसमें क्या एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, तो यदि एक कैरेक्टर है तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी भी कैरेक्टर कांस्टेंट में एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो, उसे हम डबल कोट में लिखते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब हम किसी भी स्ट्रिंग को सिंगल कोट में लिखते हैं, सो दिस इज कॉल्ड सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। बट जब किसी भी चीज़ को हम, तो सिंगल कोट में हम सिंगल कैरेक्टर ही यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सिंबल ही यूज़ कर सकते हैं। बट हमें एक से ज़्यादा सिंबल या एक से ज़्यादा कैरेक्टर चाहिए, तब क्या करेंगे, तो उस केस में डबल कोट में। तो जो भी हम डबल कोट में लिखते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। क्या होता है वो, स्ट्रिंग कांस्टेंट। सो समझिए, जो भी डबल कोट में यदि हम लिखेंगे तो कब लिखते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा कैरेक्टर होगा। जब सिंगल कैरेक्टर होगा तो हम लिखेंगे तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हमारे कांस्टेंट में होगा, उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसमें डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अपने कॉलेज का नाम लिखता हूँ, मैं जहाँ से पास आउट हुआ हूँ, जैसे लिखता हूँ BCE। BCE क्या है, मतलब भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जैसे मैं ये लिखा, अब BCE क्या है, हमारे कॉलेज का नाम है, क्या कभी चेंज होने वाला है क्या, या मेरा नाम है कभी चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो इसे हम बोलते हैं, अब इसमें क्या है, एक से ज़्यादा कांस्टेंट है, यस और नो, तो इसे हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर, रैंडम मोबाइल नंबर में लेता हूँ 98 कुछ XXYY XX करके कुछ मोबाइल देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। अब किसी का मोबाइल नंबर ये मान लीजिए रैंडम मोबाइल नंबर है, अब ये मोबाइल नंबर कभी किसी का क्या चेंज हो जाएगा क्या, अलग बात है सिम चेंज कर दे, लेकिन नंबर जनरली चेंज नहीं होता है। तो कहने का मतलब वो भी एक तरह का क्या हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा कैरेक्टर यूज किया। मैंने बताया था आपको, कैरेक्टर सेट में जो डिजिट होते हैं वो भी कैरेक्टर्स ही होते हैं, तो वैसे ही मैंने बताया आपको, है ना। तो 98 कोई मोबाइल नंबर इस तरह का लिखा हुआ है, कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर, तो उसे जो कहते हो वैसे ही हमें प्रिंट करना है, तो हम उसे डबल कोट में लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। फर्दर इंटीजर कांस्टेंट, रियल नंबर कांस्टेंट। वैसे ही कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट, या फिर इसे मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट भी बोलते हैं। सो दिस इज द बेसिक व्हाट, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट, डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट एंड व्हाट इज कांस्टेंट। सो पहले मैंने बताया व्हाट इज कांस्टेंट और कौन कौन से टाइप ऑफ कांस्टेंट है वो मैंने बताया।
क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि कांस्टेंट क्या होता है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज सिमिलर, इसी की तरह स्ट्रिंग है। जैसा मैंने बताया स्ट्रिंग कांस्टेंट मीन्स सिंगल कैरेक्टर यदि है तो वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो गया उसी को हम एक्चुअली में स्ट्रिंग बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो जो स्ट्रिंग हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्या है? स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग क्या है? वो भी एक तरह का यही चीज़ें हैं स्ट्रिंग, जिसको हमें फिर से डिटेल से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं स्ट्रिंग के बारे में। So next one is string. So let's see string. जो मैंने सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और जो मैंने बताया था स्ट्रिंग कांस्टेंट, वही स्ट्रिंग में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, वही स्ट्रिंग में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। स्ट्रिंग क्या होता है देखिए। सो जनरली स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, sequence of characters written in double quotes, यानी डबल कोट्स। उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? डबल कोट्स बोलते हैं। जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो जिसको भी हम कहाँ लिखते हैं? रिटेन इन डबल कोट्स। डबल कोट में जो लिखा होता है, जैसे देखिए मैंने बताया था आपको, जैसे ऐसे मैंने अपना नाम लिखा, मान लीजिए NILESH और कुमार, ऐसा कुछ लिखा हमने। हम अपने कॉलेज का नाम लिखा, मान लीजिए जैसे भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसा हमने लिखा। ठीक है बच्चों, ऐसा हमने लिखा। अब देखो नीलेश कुमार भागलपुर कॉलेज में, ऐसा लिखा हमने। अब ये क्या है? एक तरह का सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। देखिए बहुत सारे कैरेक्टर्स यूज हुए हैं इसमें, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? ये भी एक तरह का स्ट्रिंग हुआ, ये भी स्ट्रिंग हुआ। और इसमें भी देखिए स्पेस भी, मैंने बताया था आपको वाइट स्पेस भी कैरेक्टर का पार्ट है, तो ये जो वाइट स्पेस वो भी एक कैरेक्टर ही काउंट होता है। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? जैसे भागलपुर, जैसे हुआ भागलपुर, ऐसे भागलपुर स्पेस कॉलेज ऑफ स्पेस इंजीनियरिंग, इस तरह का हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी एक तरह का क्या है? स्ट्रिंग है बच्चों, ये भी एक तरह का क्या है? स्ट्रिंग। क्लियर है? तो इस तरह से जो है ना, हम स्ट्रिंग्स को डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रिंग्स भी टॉपिक देखेंगे। स्ट्रिंग भी एक तरह का क्या है? यहाँ पे हेडर फाइल है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सो सिंपल स्ट्रिंग का पर्पस यही है यहाँ पे। अब पूछेगा आपसे इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, एक स्पेस को भी काउंट करेंगे 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो 12 कैरेक्टर्स है। 6 देखिए 6 और 5 11 प्लस 1 12, तो स्पेस को भी हम लोग काउंट करते हैं। सो स्पेस इज ऑल्सो है, यदि हम कुछ भी नहीं लिखे ऐसा, हम यदि कुछ भी नहीं लिखे और थोड़ा स्पेस दे दें, वो भी एक तरह का क्या स्ट्रिंग है, वो भी क्या एक तरह का स्ट्रिंग है। तो वाइट स्पेस भी एक तरह का स्ट्रिंग ही है, कैसे केवल यदि डबल कोट के अंदर लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा? अब जैसे मैंने बताया था आपको प्रिंट ऑफ फंक्शन, याद होगा आपको, मैंने बताया था प्रिंट ऑफ फंक्शन मैंने इसमें ऐसे यूज़ किया था, कुछ याद होगा। अब प्रिंट ऑफ फंक्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है? स्ट्रिंग ही लेता है, इसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। प्रिंट ऑफ फंक्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा इनपुट लेता है? ये शो करने के लिए ये स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है। कैसा लेता है? स्ट्रिंग ही लेता है। अब इसी टेबल कोड के अंदर जो लिखते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा ही प्रिंट हो जाता है। तो इसीलिए हमें परसेंटेज जो मैंने बताया था, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने परसेंटेज यूज़ किया था, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्योंकि प्रिंट ऑफ फंक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा है पैरामीटर? उसका स्ट्रिंग पैरामीटर है। मीन्स स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर लिखते हैं जो भी चीज़ वो प्रिंट होता है। तो उसी के लिए, उसी प्रॉब्लम को सेम टू सेम प्रिंट ना हो, उसका वैल्यू प्रिंट हो, हमने परसेंटेज यूज़ किया था। तो खैर उसको अभी कन्फ्यूज़न में से दूर रखते हैं। सिंपल ये समझिए कि जो भी डबल कोट के अंदर लिखते हैं,
जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, सॉरी स्पेशल सिंबल्स। क्या है? स्पेशल सिंबल्स। सो नेक्स्ट टोकन जो वो क्या है हमारा स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल है। ठीक है बच्चों, स्पेशल सिंबल है ना। स्पेशल सिंबल क्या है? स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल क्या है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था स्पेशल सिंबल का मतलब कि कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसे स्पेशल सिंबल बोलते हैं। जैसे सिंबल कोई, जैसे हम परसेंटी लिखते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए परसेंटी लिखा, एक तरह का ये सिंबल है, बट इसका यूज़ होता है मॉडुलर डिवीज़न के लिए। क्या होता है? मॉडुलर डिवीज़न के लिए। मैंने बताया था आपको, मतलब जब हम 5 मॉडुलर डिवीज़न 2 लिखेंगे तो क्या होगा? ये 5, इसका मतलब 5 को डिवाइड करना कितने से? 2 से। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, तो रिजल्ट 1 आएगा, तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा? 1 देगा, इस तरह से। तो कहने का मतलब हर एक सिंबल का अपना एक स्पेशल मीनिंग है, स्पेशल पर्पस है। तो वैसे ही इसीलिए हम लोग कुछ स्पेशल सिंबल्स पे यूज़ करते हैं एज अ टोकन अपने प्रोग्राम में। ठीक है, जिसका कि अलग मीनिंग है। जैसे देखिए, हमें न्यू लाइन में जाना है या हमें स्पेस छोड़ना है या इस तरह का कुछ, तो देखिए जैसे हमें स्पेस छोड़ना है तो हम क्या करते हैं? इसे देखिए कुछ सिंबल जैसे /p, /n, /a, ठीक है, /a, /t, /r, /t, या /t, /v, /p, /0। तो कहने का मतलब ये सारे क्या है? स्पेशल सिंबल्स हैं। ये सारे क्या है? स्पेशल सिंबल्स। और सबका एक अपना अपना पर्पस होता है। पर्पस कैसा होता है? देखिए, यदि मान लीजिए हमने कुछ लिखा यहाँ पे, हमने कुछ प्रिंट किया, जैसे मान लीजिए मैं कोई मैसेज प्रिंट करता हूँ, ऐसा इसमें लिखता हूँ प्रिंट f, और मैं इसमें देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा हमने किया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा कंट्रोल है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कंट्रोल है, ऐसे ये हमारा प्रिंट जहाँ पे आउटपुट्स होगा, कंसोल बोलते हैं इसको। अब वहाँ पे ये प्रिंटफ क्या करेगा? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, वर्ल्ड प्रिंट किया। अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। देखिए, अब हम क्या करते हैं? हमें क्या करना है यहाँ पे? हम चाहते हैं कि अभी प्रिंट करने के बाद जो कंट्रोल हमारा यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा, यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा। हम चाहते हैं इस कंट्रोल को यहाँ से कहाँ भेजें? नए लाइन में भेज दें। कहाँ भेज दें? नए लाइन में भेज दें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, /n, न्यू लाइन। तो जैसे हम यहाँ पे ये लिखेंगे, मान लीजिए /n, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिफरेंट कलर में लिखने दीजिए, /n लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम /n, तो ये क्या करेगा कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके और कंट्रोल सीधा यहाँ से कहाँ न्यू लाइन में आ जाएगा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही मान लीजिए हमें कुछ स्पेस छोड़ना, जैसे मान लीजिए हेलो, जैसे इसी को देखिए, अब हमने स्पेस छोड़ा है, हम चाहते तो यहाँ पे /b भी लिख दे सकते थे। क्या लिखते थे हम? /b लिखते हैं हम। /b क्या कहता है? बैक स्पेस, /b यूज़ करते तो क्या होता? तो ये हेलो, हमने /p, हम चाहते हैं हेलो वर्ल्ड के बीच में कुछ स्पेस हो, तो या तो हम डायरेक्टली स्पेस छोड़ सकते हैं, या आप /b भी लिखेंगे तो उसका मतलब एक कैरेक्टर स्पेस होता है। तो ये क्या करेगा? हेलो प्रिंट करेगा, फिर थोड़ा स्पेस देगा, फिर वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो इसको हम यूज़ करते हैं बैक स्पेस के लिए। क्या यूज़ करते हैं? बैक स्पेस के लिए, स्पेस के लिए। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट क्या है? देखिए ए। अब ये अलर्ट के लिए है। जब भी हम मुझे अलर्ट के लिए कुछ साउंड प्रोड्यूस करना होता है,
तो ये हम स्लैश ए का यूज़ करते हैं। जब हम स्लैश ए लिखेंगे तो जैसे स्लैश ए के पास जाएगा कुछ साउंड प्रोड्यूस करेगा, हमारा कंप्यूटर अलर्ट देगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लैश टी। टैब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हेलो हेलो और वर्ड जो है कुछ स्पेस के बाद 3-4 कैरेक्टर के बाद प्रिंट हो, ऐसा हम चाहते हैं 3-4 स्पेस के बाद प्रिंट। तो इसके लिए हमें एक कैरेक्टर से ज़्यादा स्पेस छोड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं स्लैश टी लिखेंगे। हम स्लैश टी लिखेंगे तो ये ज़्यादा स्पेस छोड़ देगा। इसको होता है, ये हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होता है। टैब मतलब 4-5 कैरेक्टर का स्पेस छोड़ेगा। ये वर्टिकल टैब 4-5 लाइन का सीधा जंप कर जाता है, इसे हम वर्टिकल टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल टैब। और स्लैश ज़ीरो, अब जैसे एक्चुअली होता है ना, जैसे कि जीरो हम लिखते हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं देना है, हमें जीरो भी नहीं देना है, उसे हम नल बोलते हैं। कुछ भी नहीं का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है? नल। जीरो मतलब समथिंग होता है, लेकिन कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है? नल। तो नल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्लैश ज़ीरो यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है नल। जैसे ये लिखेंगे तो यहाँ पे नल प्रिंट होगा, इसका मतलब नल गया। सो नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्लैश ज़ीरो यूज़ करते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्पेशल सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं। सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ टोकन। सो लास्ट टोकन इज व्हाट? जो नेक्स्ट टोकन है वो हमारा ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स। सो लेट्स सी ऑपरेटर्स। operators. So this is the important topic, you know, operators. ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या है देखिए, जनरली ऑपरेटर का मतलब होता है, आप जानते हो कि एक सिंबल, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। ये भी एक तरह का टोकन का पार्ट है। जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या होगा? जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो बहुत सारे सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे एडिशन की बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और बहुत सारे ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो मैं डिस्कशन करूंगा इसमें, है ना। तो उन सारे ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे एवरेज निकालना होता है, ठीक है, तो असाइनमेंट करना होता है, तो बहुत सारे सिंबल यूज़ करते हैं जिसका अपना एक पर्पस होता है, अपना एक मीनिंग होता है। और वो मीनिंग केवल हम किसी ऑपरेशन के लिए, जैसे हम प्लस लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है, कंपाइलर ये समझेगा कंप्यूटर में कि प्लस का मतलब एडिशन होता है। जब माइनस लिखेंगे मतलब ये समझेगा कि इसका मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। जब हम लिखेंगे इनटू, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मतलब डिवीज़न होता है, इसका मतलब मॉडुलर डिवीज़न होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्या है? एक तरह का सिंबल है। क्या है ये सब? सिंबल्स हैं। और सिंबल्स से हर एक सिंबल का मतलब क्या है? ऑपरेशन होता है। जैसे ये प्लस यूज़ करेंगे, इसका मतलब कंपाइलर समझेगा कि हमें एडिशन करना है, इसका मतलब समझेगा कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका मतलब डिवीज़न करना है, इसका मतलब मॉडुलर डिवीज़न करना है। तो कहने का मतलब ये हर एक सिंबल का अपना एक मतलब होता है, मीनिंग होता है। हमें हर एक सिंबल को डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। सो लेट्स सी। सो ऑपरेटर क्या एक्चुअली में? सिंबल है ना, सिंबल है। राइट हियर ऑपरेटर्स आर symbols that are used to perform operators are symbols that are used to perform operations
अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। इसका यूज हम क्यों करते हैं? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल का मतलब क्या होता है? तो सिंपल अरिथमेटिकल मतलब क्या हुआ कि जैसे एडिशन, अरिथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या हुआ? जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, जो भी अरिथमेटिक में हम जो करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यही ना करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल क्या होता है? जैसे ग्रेटर देन हो गया, कंपैरिजन करना, ठीक है। तो कंपेयर जो है एक लॉजिकल ऑपरेशन है। क्या है? लॉजिकल ऑपरेशन है। तो जनरली क्या है, मैंने बताया था आपको कि अरिथमेटिकल मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब जैसे कंपेयर करना, इक्वलिटी चेक करना। सो दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशंस। कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे अब ह्यूमन डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई पूछता है सपोज कि व्हाट इज़ द सम ऑफ 5 + 6, तो हम क्या बोलेंगे? जब हमसे सम पूछेगा तो हम क्या करेंगे? 5 रखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे और फिर 6 करेंगे। तो क्या होगा? 5 + 6 11 बोल देंगे। लेकिन कोई हमसे पूछेगा कि जैसे लॉजिकल मतलब समझिए कि दो स्टूडेंट इस तरह से खड़े हैं, 2 स्टूडेंट हैं ऐसे मान लीजिए, एक कोई स्टूडेंट ऐसा कोई है, अब कोई स्टूडेंट ऐसा है, ठीक है, ऐसा। और कोई आपसे पूछता बताओ इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे इसको? क्या इसको जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे आप वहाँ पे? क्या वहाँ पे अरिथमेटिक अप्लाई करोगे आप? नहीं। आप क्या करोगे? अपने लॉजिक को यूज़ करोगे और देखोगे कि इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट कम है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कुछ आप रिजल्ट दोगे, ऐसा कुछ आंसर दोगे। तो चूंकि आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया क्या? नहीं किया। कोई क्या आपने एडिशन किया? नहीं किया। क्या आपने सब्ट्रैक्शन किया? नहीं किया। आपने क्या किया? अपने लॉजिक को इस्तेमाल किया और अपने लॉजिक के बेस पे आपने ये बताया कि चूंकि इसका हाइट देखो ज़्यादा है, इसका मतलब यही लंबा होगा, ये छोटा होगा, तो ये बड़ा कौन है? ये है और ये छोटा है। ऐसा कुछ आपने आंसर दिया। तो ऐसे ही ऑपरेशंस को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, जहाँ पे इक्वलिटी चेक करना होगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा हो, अब एक और भी है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब इस दोनों में चेक करने के लिए बोले तो हम क्या बोलेंगे? दोनों सेम है, देखिए दोनों का हाइट सेम है जनरली, तो हम इसे, अब हमें बोलेंगे बताओ क्या दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे? क्या इक्वलिटी सब्ट्रैक्शन करेंगे? नहीं। क्या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? नहीं। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? नहीं। डिवीजन कर सकते हैं? नहीं। हमें कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा? अपने लॉजिक को इस्तेमाल करना होगा। अपने लॉजिक के बेस पे हमें ये करना होगा कि हाँ या तो बराबर है या नहीं है। तो ये क्या है? इसको हम अपने लॉजिक के देंगे, अच्छा दोनों का हाइट सेम है, इसका मतलब ये क्या है? दोनों बराबर है। तो ऐसा कुछ आंसर देंगे, उसे हम लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। अब जैसे देखिए, तो जो लॉजिकल जैसे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस का जो कुछ रिजल्ट आएगा, हमें 4, 5 से कुछ रिजल्ट आएगा, बट जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसका रिजल्ट होता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। जो आप उसने पूछा उसका आप यस और नो में जवाब दो। जैसे मैं कहता हूँ कि 5 इज लेस देन 6। अब ये देखो लेस देन क्या एक ऑपरेटर है, ये क्या ऑपरेटर है, कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है। अब ये क्या कहता है? पूछ रहा है 5 लेस देन 6, क्या ये सही है? यस और नो बताइए आप लोग। तो ये सही है, इसका मतलब क्या है? ट्रू। तो रिजल्ट इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू। ट्रू मतलब 1, और ट्रू का मतलब होता है, यहाँ पे कंप्यूटर में ध्यान रखिएगा 1। ट्रू का मतलब 1। यदि ये फॉल्स होता है इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा जब भी ट्रू, कोई भी कंडीशन ट्रू होता है इसका मतलब 1 होगा उसका रिजल्ट। फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0 होता है। अभी ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। यदि मैं ऐसा लिखूँ 5 इज लेस देन 3, अब इस केस में बताओ, हम लॉजिक चेक कर रहे हैं,
5 लेस देन 3। अब क्या 5 क्या 3 से बड़ा है क्या, सॉरी छोटा है, नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। तो फॉल्स है मतलब क्या जी, फॉल्स आ गया, तो फॉल्स का मतलब क्या होता है 0, तो 0 रिजल्ट आएगा। तो ऐसे जिस भी ऑपरेशन का रिजल्ट हमें ट्रू फॉल्स या 0 1 के फॉर्म में मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ऑपरेटर्स हमने देखा, अब देखिए ऑपरेटर्स, जब भी हम ऑपरेटर डिस्कशन करते हैं तो ऑपरेटर्स क्या मैंने बोला कि ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स, ऑन ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड्स एक नया टर्म आया, आपने देखा ऑपरेंड्स। अब समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5 + 6, ये हमारा कोई ऑपरेशन है। तो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है ऑपरेटर सिंबल है, एक सिंबल है, प्लस एक सिंबल है, लेकिन इसे कहते क्या है, ऑपरेटर। काम क्या करेगा ये एडिशन के लिए यूज़ होता है या सम के लिए यूज़ होता है, एडिशन के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब जब भी प्लस का मतलब हुआ एडिशन। तो क्या बोला मैंने कि इसका मतलब हुआ एडिशन, तो इस सिंबल का मतलब क्या, एडिशन। मतलब ऑपरेटर क्या हो गया, प्लस एक ऑपरेटर है, प्लस एक सिंबल, ऐसा सिंबल जो कि ऑपरेटर है, इसका काम है एडिशन परफॉर्म करना। अब समझिए, परफॉर्म अरिथमेटिकल लॉजिकल, अब कौन सा ये लॉजिक, कौन सा ऑपरेशन करेगा ये करेगा अरिथमेटिकल, चूँकि एडिशन वाला काम है। ऑन ऑपरेंड्स, ऑन ऑपरेंड। अब देखिए ऑपरेंड क्या होता है, तो जिस पे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, सॉरी ऑपरेंड बोलते हैं। जिस नंबर पे या जिस वैल्यू पे या जिस वेरिएबल पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अभी हम ऑपरेशन किस पे परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन। 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं, तो ये जो 5 6 पे हम ये प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो हियर 5 and 6 बोथ विल बी ऑपरेंड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑपरेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम, ऑपरेंड बोलेंगे। सो ध्यान रखिएगा, तो जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिस नंबर पे या जिस वेरिएबल पे या जिस डिजिट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं x + y, या लिखते हैं x × y, तो ये क्या होगा, यहाँ पे x और y ऑपरेंड होगा। वैसे देखिए हम लिखते हैं कि x < y। अब मान लीजिए x का वैल्यू 10 दिया हुआ है, y का वैल्यू 20 दिया हुआ है, और हम लिखते हैं x y। अब ये भी क्या एक तरह का ऑपरेटर ही है ना, काम क्या है इसका, लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब लेस देन चेक करना। तो अब इसके कारण अब देखिए ये लॉजिकल, अब किस पे हम ये परफॉर्म कर रहे हैं, x और y पे, तो यहाँ पे x y क्या होगा, ऑपरेंड हो जाएगा। तो जिस पे भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग सिंबल ही एक तरह का ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर का मतलब सिंबल का कुछ पर्पस होता है, कुछ ऑपरेशन होता है। तो जिस पे हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। सो राइट हियर, सो लेट्स राइट हियर, what operand। सो द ऑपरेंड क्या होगा, देखिए ऑपरेंड रेफर्स to variable, constant or constant on which some operations is performed, or on which operation is performed, क्या है, कांस्टेंट ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म। तो जनरली ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड रेफर्स टू द वेरिएबल, उस वेरिएबल को रेफर करता है, या वो वेरिएबल या जो कांस्टेंट जिस पे हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं,
ऑपरेंड बोलते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया आपको x प्लस वाई, सो हियर दिस इज ऑपरेंड, दिस इज व्हाट ऑपरेंड, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ऑपरेटर। तो कुछ इस तरह से हम लोग ऑपरेटर को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे हम ऑपरेटर को हम लार्ज डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं चूँकि, बट यहाँ पे बेसिक डिस्कशन ज़रूरी है, बेसिक डिस्कशन ज़रूरी है। ऑपरेटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, हर एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है बच्चों। बट यहाँ पे चूँकि पहले इनकाउंटर हुआ है तो इसके बारे में बेसिक डिटेल भी हमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बेसिक डिटेल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। अब देखिए ठीक है बच्चों। अब जो है ये तो आपने समझ लिए। तो जो ऑपरेटर हमारा क्या हो सकता है, या तो अर्थमेटिकल हो सकता है या फिर हो सकता है। अब देखिए कैटेगराइजेशन हम देखते हैं, ऑपरेटर का कैटेगराइजेशन। ऑपरेटर को हम कितने कैटेगरी में बांटते हैं, सो लेट्स सी। सॉरी, इससे पहले हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है देखिए, उससे पहले हम देखेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन, तो इसी में एक पार्ट है एक्सप्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन? व्हाट इज एक्सप्रेशन? अब जैसे देखिए हम लिखते हैं x प्लस वाई, या लिखते हैं 6 माइनस 3, या मैं ऐसा लिखता हूँ 6 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2, ऐसा लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये ऑपरेंड है और ऑपरेटर्स हैं, उसका सीक्वेंस है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा सॉल्व करने में। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यदि हमें पता हो कि जैसे x बराबर मान लीजिए 4 है, y बराबर 6 है, और हमसे कोई पूछे इसका वैल्यू बताओ, एक तो ये क्या है, इसमें ऑपरेटर भी है, ऑपरेंड भी है। तो इसमें क्या सीक्वेंस है ऑपरेटर और ऑपरेंड का, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। जैसे मैं ऐसा लिखूं x प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड, ऐसा मैं लिखूं। अब देखिए बहुत सारे ऑपरेंड हैं यहाँ पे, ऑपरेटर भी है बहुत सारे, तो इसके सीक्वेंस को, इसको जब सॉल्व करेंगे, हर एक्स वाई जेड का वैल्यू जब पुट करेंगे, हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ सिंगल रिजल्ट आएगा हमें। जब तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्सप्रेशन जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। जिसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब रिड्यूस करेंगे, तो हमें कुछ पार्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? पार्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। सो ध्यान रखिएगा। सो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज a sequence of operators and operands Expression is a sequence of operators and operands that can be reduced to a single value, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके टू a single value। तो जिसे हम रिड्यूस सॉल्व बाद में सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू में उसे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो जैसे मैंने बताया आपको, सपोज मैं ऐसा लिखूं x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 3, और मैं ऐसा लिखूं कि z इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी माइनस वाई प्लस 4, ऐसा मैं लिख दूँ इसमें। अब देखिए ये इस तरह का, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? देखिए सीक्वेंस ऑफ, ये भी एक तरह का ऑपरेटर है,
ये भी क्या एक तरह का ऑपरेटर है, ये सारे ये ऑपरेटर, ये सभी ऑपरेंड है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम क्या करते, तो ये जो हमारा होगा ये इस तरह क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन। क्यों, इसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। अब जिसे भी हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो क्या मिलेगा हमें। इसे हम सॉल्व करेंगे, जब वैल्यू हम एक्स वाई का पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए हमें z = 2, x का वैल्यू कितना है 4 है, -3 है, y का वैल्यू 3 है, +4। अब सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, 4 × 2 = 8, -3 +4। अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 9 मिलेगा हमें, 9। यानी अब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो गया, इस प्रोडक्शन को सॉल्व हमने क्या किया, सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर लिया। हमने इस पूरे वैल्यू को क्या किया, सिंगल वैल्यू में हमने रिड्यूस कर लिया, सिंगल वैल्यू में हमने क्या किया, रिड्यूस कर लिया। सो इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं, इट मीन्स दैट कि ये क्या है, एक तरह का एक्सप्रेशन है। अब ये जो सिंगल वैल्यू 9 है वो कहाँ चला जाएगा, वो जेड में चला जाएगा। तो ये भी एक तरह का क्या एक्सप्रेशन हुआ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। सो व्हाट इज एक्सप्रेशन, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स एंड दैट कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल वैल्यू, जिसको हम सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर सकते हैं, सिंगल रिजल्ट में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो दैट इज, वैसे ही देखिए मैं ऐसा लिखूँ, यदि मैं लिखता हूँ x बराबर मान लीजिए 5 है, y = 6 है, और मैं ऐसा लिखता हूँ x <6, x <y। अब ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। कैसे, अब देखिए x कितना है, 5 है, हम यदि रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 <6, ठीक है। अब क्या 5 <6 है, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। अब 5 <6 है, यस सही है। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि कंडीशन लॉजिकल ऑपरेशन है तो हमें मिलेगा ट्रू। क्या मिलेगा, ट्रू। और ट्रू का मतलब क्या होता है, 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू किस में रिड्यूस हो गया, 1 में रिड्यूस हो गया। सो इसे हम बोलेंगे, इसे भी हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। सो व्हाट एवर आप जो भी वहाँ पे सीक्वेंस यूज़ करोगे कैरेक्टर्स का, या किसी भी मान लीजिए वेरिएबल का, या फिर किसी के भी ऑपरेंड का जो भी सीक्वेंस यूज़ करोगे, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, x + y + z, इस तरह के बहुत सारे बड़े कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। वो सबको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है, हमें कोई सिंगल रिजल्ट मिलता है। वैसे ही हम लोग सी प्रोग्रामिंग में भी क्या करते हैं, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड को यूज़ करके क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जब उसे सॉल्व करते हैं तो कोई पार्टिकुलर वैल्यू हमें रिसीव होता है, हमें कुछ पार्टिकुलर वैल्यू हमें मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, यस और नो? ठीक है। सो लेट्स सी, तो लिटिल बिट कैटेगराइजेशन ऑफ द ऑपरेटर। तो हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटर को अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ऑपरेटर के बारे में डिटेल से हम लोग बाद में करेंगे, इससे पहले बट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं ऑपरेटर्स के, ठीक है। ऑपरेटर्स में जैसे मैंने बताया आपको कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ऑपरेटर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं वो हम देख लेते हैं। क्या होते हैं ऑपरेटर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो जनरली ऑपरेटर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 तरह से। कैटेगराइजेशन, जो ऑपरेटर का जो कैटेगराइजेशन करते हैं दो तरीके से करते हैं। पहला जो तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड। सो पहला जो तरीका है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड। सेकेंड तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेशन।
सो दो कैटेगरी में हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को डिवाइड करते हैं। एक पहला मैंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड, मतलब कोई भी जैसे प्लस है, अब प्लस को हम कब यूज़ कर सकते हैं, प्लस सिंबल को कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास दो वैल्यू होगा, मीन्स जब दो यानी प्लस सिंबल जो ऑपरेशन है हम उसे दो वैल्यू पे ही अप्लाई कर सकते हैं, तभी वो सम कर सकता है, ठीक है। सो उस केस में क्या, इसका मतलब प्लस के लिए कितना चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए हमें। वैसे माइनस के लिए क्या चाहिए, जब माइनस से हमें करें तो 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ और भी ऑपरेंड होंगे जो कभी कभी 3 भी रिक्वायरमेंट, कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो 3 ऑपरेंड पे काम करते हैं, 3 वैल्यू पे काम करेंगे, तो उसी के बेस पे जो है हम डिवाइड, कुछ ऑपरेंड ऐसे हैं जो सिंगल वैल्यू पे काम करते हैं, जो कोई भी ऑपरेटर ऐसा है जिसे हम सिंगल वैल्यू पे यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम, तो उसके बेस पे डिवाइड किया गया है इसको। इसमें जो 3 तरह का होता है उसे हम फर्दर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है, यदि हम किसी भी ऑपरेटर को सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, ऑपरेंड आप समझते हो क्या होता है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिटी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं उसे, यूनिटी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑपरेटर। यदि हम किसी भी ऑपरेटर को हम 2 ऑपरेंड पे यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। और जब हम किसी वैल्यू को क्या करेंगे, हम 3 वैल्यू पे क्या करेंगे, हम 3 वैल्यू पे यूज़ करें उसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, या 3 से ज़्यादा आप कह सकते हैं। तो यदि हम किसी भी ऑपरेंड को जब किसी भी ऑपरेटर को हम सिंगल ऑपरेंड पे यूज़ करेंगे, जैसे मैं आगे आप देखने वाले हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, एक्स या वाई माइनस माइनस, सब आप देखेंगे क्या होता है आगे। तो चूँकि ये जब हम सिंगल ऑपरेंड पे जिसको अप्लाई, जैसे माइनस ही है, मान लीजिए माइनस हम एक्स भी कर सकते हैं, सिंगल ऑपरेंड पे भी निगेटिव, किसी को निगेटिव करना होगा तब भी माइनस यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरह का क्या हो गया, सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है, तो यूनिटी में भी होगा। हम एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं, मतलब 2 नंबर पे भी वाई माइनस को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बाइनरी हो गया। और कोई ऑपरेटर ऐसा होता है जो 3 ऑपरेंड पे काम करता है, 3 ऑपरेंड पे काम होता है, मिनिमम 3 ऑपरेंड चाहिए उसके लिए, उसे हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। एक हो गया ये। और दूसरा होता है ऑपरेशन, मतलब किस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके बेस पे भी हम कैटेगराइजेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, उसके बेस पे भी कैटेगराइजेशन करते हैं। तो इसके बारे में हम जो है बाद में देखेंगे डिटेल से। तो ये जनरली 3 तरह का मैंने बताया आपको कि यूनिटी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। अब ऑन द बेसिस ऑफ जो टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है या ऑपरेशन होता है, उससे हम लोग देखेंगे, है ना, आफ्टर सम क्लासेस, कुछ क्लासेस के बाद देखेंगे। ऐसे हमें बता दो इसमें, जैसे एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द अदर टाइप, सो वी विल डिस्कस इट लेटर। सो पहले, इससे पहले, यानी इस टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट है, एक टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डेटा टाइप। तो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन हमारा होगा कि डेटा टाइप क्या होता है और कैसे हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पस है उसका, ठीक है बच्चों। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड so many concept, so you can revise you can revise many times, so such that you can apply this concept when you will start programming. So कोशिश कीजिएगा जितने भी कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, जितने भी चीज़ों को पढ़ाया उसको रिवीजन करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाइए उसको। और जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे आफ्टर सम क्लास, तो देन आप उस कंसेप्ट को आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करते हो। सो यदि आपके पास हर एक कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको पता है, आप रिवाइज करते हो टाइम टू टाइम, देन यू आर इजिली एबल टू अप्लाई दिस कंसेप्ट व्हेन एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग। सो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे। सो टिल नाउ हम इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले कुछ कंसेप्ट हैं इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस कर लेंगे, जो क्या डेटा टाइप्स। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, डेटा टाइप्स के बारे में।